पता है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ मैटर लेके आते रहते हैं स्टडी से रिलेटेड। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 1 है उससे स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका माना जाएगा जियोग्राफी का चैप्टर। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसको हम कह सकते हैं पर्यावरण। ठीक है, उसके बाद में इसके बीच में थोड़ी बहुत कहानी लिखी हुई है, ये कहानी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इस कहानी के अंदर क्या क्या है, बाकी ये नॉर्मल सी बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं आसानी से। जो जो मेन मेन बातें होंगी वही हम आपको समझाएंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आप वीडियो को और देखते हैं इसके बीच में क्या बताया गया। जो पर्यावरण होता है, ये देखिए पर्यावरण के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर उद्योग, सड़क, स्मारक, प्राकृतिक संजीव, स्थल, वायु, जल, इमारतें। अब देखिए पर्यावरण के कुछ घटक माने जाते हैं। एक होता है मानव। पर्यावरण का घटक के अंदर मानव भी आता है, मानव निर्मित चीज़ें भी आती हैं और प्राकृतिक चीज़ें आती हैं। प्राकृतिक चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो कि प्रकृति द्वारा बनाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं जिसे ईश्वर रूपीय बनाया जाता है। ठीक है, तो भगवान ने कौन सी चीज़ें बनाई हैं? पेड़ पौधे हुए, जल हुआ, वायु हुई, स्थल मंडल हुआ, संजीव हुआ, जैव मंडल हुआ। मतलब कि पक्षी हो गए, छोटे छोटे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सारी की सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? प्राकृतिक चीज़ों के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद में आता है मानव। तो मानव के अंदर सभी के सभी आते हैं, जैसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धर्म, शिक्षा होगी। ठीक है, उसके बाद में मानव जो चीज़ों का निर्माण करता है वो भी पर्यावरण के घटक के अंदर आती है। जैसे कि इमारतें होगी, पार्क हो गए, पुल हो गए, जो भी मानव द्वारा निर्मित होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें मानव निर्मित द्वारा होती है और पर्यावरण का ये एक घटक होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि ये आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके बीच में क्या होता है, कुछ जीवियाँ होती हैं और कुछ अजीव होती हैं। इसका मतलब ये होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि संजीव होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो निर्जीव होती हैं। निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं हम कह सकते हैं, और जो संजीव वस्तुएं होती हैं वो सांस लेती है, चल फिर सकती हैं, गतिविधियां कर सकती है। अब देखिए हमारे पर्यावरण के बारे में आपको पता लग गया। अब आती हैं प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ये आपके सामने शो हो रही होगी। ठीक है, स्थल मंडल जहाँ पे हम रहते हैं वो होगी स्थल मंडल। उसके बाद में है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल व जैव मंडल से आप परिचित होंगे। ठीक है, तो स्थल मंडल के बारे में आपको बता दिया। यह चट्टानों व खनिजों से मिलकर बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये सारे का सारा स्थल मंडल होता है। इसके बीच में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वन, कृषि व मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और खनिज भी यहाँ से मिलते हैं। वो सारे का सारा स्थल मंडल के अंतर आता है। उसके बाद में आता है जल मंडल। तो जल मंडल से हम क्या कहेंगे? जैव मंडल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है पादप व जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या संजीव संसार का निर्माण करते हैं। उसके बाद में यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल व वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जैवमंडल होगी। उसके बाद में आता है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र के बारे में आप देखते हैं, जैसे कि ये कहानी है रवि की कक्षा में एनसीसी कैंप लगा, कितनी वर्षा हो रही है, केरल याद आ गया, तुम सबको यहाँ पे आके देखना चाहिए। तो इस तरह की ये फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है कि ये ऊंट यहाँ तो मिलेंगे ही, रेगिस्तान आओ तो तुम्हें सांप, छिपकली, उन्हें कीट देखने को भी मिलेंगे। तो मतलब कि पारितंत्र ये होता है जिसके अंदर पशु पक्षी हो गए सारे के सारे जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जो बड़े जानवर होते हैं वो छोटे जानवरों पर, और जो छोटे जानवर होते हैं वो कीट पादपों पर डिपेंड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पारितंत्र होता है ये बड़े जीवों से लेकर छोटे जीवों तक एक दूसरे को खाकर अपना पेट भरते हैं। उसके बाद में आता है मानवीय पर्यावरण। तो मानवीय पर्यावरण क्या होता है? मानव हमेशा अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मतलब कि मानव पर्यावरण के साथ रहता है तो कुछ ना कुछ करता रहता है। पहले जीवन सरल था, वह आसपास की प्रकृति से उन्हें आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती थी। जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ी तो धीरे धीरे क्या हुआ? फसल उगाना स्टार्ट हो गया, पशुपालन, स्थायी जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार होने लग गया, वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान होने लग गया। ठीक है, वस्तुओं के बदले पैसे भी मिलने लग गए थे। फिर व्यापार प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती रही वैसे वैसे तेजी से विकास होता रहा।
और हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके बाद में लास्ट में ये आपके आते हैं कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो पारितंत्र का मतलब आपको बता दिया था। पारितंत्र का होता है जो जीव है, जितने भी जीव हैं उन सभी का जो चक्र होता है, बड़े जीवों से छोटे जीवों को खाना, वो सारे का सारा चक्कर क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? जो चीज़ें ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? मानव निर्मित, मानव और प्राकृतिक पर्यावरण कह सकते हैं। उसके बाद में आता है स्थल मंडल। क्या? तो स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल के बारे में आपको बता दिया था। जहाँ पे चट्टाने हैं, जहाँ पे व्यक्ति निवास करता हुआ सारे का सारा हिस्सा इसमें आता है, स्थल मंडल में आता है। मानव निर्मित कोई 4 चीजों के नाम बताने आपने। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय पर्यावरण का मतलब क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको आता है तो। ठीक है। उसके बाद में जैवमंडल के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। तो आज आपके लिए लेसन लाए हैं क्लास 7 का, हमारी पृथ्वी के अंदर, मतलब कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसके बीच में कौन कौन सी परतें मिलती हैं, उस सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक केंद्रीय परतों से बनी है। मतलब कि पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ परतें होती हैं। पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं? पपटी के नाम से जानते हैं। पपटी, या इसे हम पतली परत भी कहते हैं, और जो सबसे ऊपर की परत होती है इसको पपटी कह सकते हैं। उसके बाद में यहाँ 35 किलोमीटर महाद्वीपीय में सतही व समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ये पपटी है, मतलब कि ऊपर की जो परत है। और ये किस से बनी हुई है? सियाल के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि सियाल से सिलिका प्लस एल्यूमिना ये जो खनिज है ये मिलते हैं और इससे ये बनी हुई है। उसके बाद में महासागर की पपटी में सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है। इसमें इसे सीमे भी कहा जाता है। पपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत करोड़ है। तो आपको ये बता दें कि ये जो पपटी है ये आप देख सकते हैं। ठीक है। सबसे ऊपर की होगी भूपपटी, फिर करोड़, फिर मेंटल। ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसके बाद में देखते हैं आगे। उसके बाद में आते हैं, इसकी जो त्रिज्या है वो 3500 किलोमीटर होती है, और इसमें लास्ट में नीफे के नाम से हम जानते हैं इसे। निकल और लोहे की यहाँ पे खनिज ज़्यादा मिलते हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर तापमान क्या होता है? बहुत ही उच्च होता है। उसके बाद में आता है शैलें व खनिज। तो शैलें क्या होती हैं? शैले को हम पर्वत या चट्टानें कह सकते हैं। ठीक है। तो शैलें पृथ्वी की पपटी पर अनेक बनी शैलें होती हैं। ठीक है। पृथ्वी की पपटी पर बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार व गठन की हो सकती हैं। मुख्यतः शैलें 3 प्रकार की होती हैं: अग्न्य शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। इनके आपको इंग्लिश नाम भी याद होने चाहिए क्योंकि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को अग्न्य शैल कहते हैं, और अग्न्य शैल को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। अग्न्य शैल को 2 भागों में बांटा गया, एक है अंतर्भेदी शैल और दूसरी है बहिर्वेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वह जो लावा होता है वह बहुत ही ज़्यादा द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर की ओर निकल जाता है, और जब ये धरातल के ऊपर आकर ठंडा हो जाता है तो ठोस बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं बहिर्वेदी अग्न्य शैल। ठीक है। जब धरातल से बाहर की ओर निकल आएगा उसको तो हम बहिर्वेदी कहेंगे, और जब वह धरातल के अंदर ही रह जाएगा तो उसको हम अंतर्वेदी अग्न्य शैल कहते हैं। कई बार क्या होता है कि उसके जो हम कह सकते हैं नलिकाएं होती हैं जहाँ से मैग्मा बाहर की ओर निकलता है, वहीं पर अगर जम जाता है तो उसको अंतर्वेदी शैल, अग्न्य शैल के नाम से भी जानते हैं। ये बड़े बड़े दानों के रूप में होता है। ग्रेनाइट ऐसे ही एक शैल का उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए अब घर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैलें जो होती हैं वह लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे के टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। इनके कारण क्या होता है? इन कणों को हम अवसाद कहते हैं। तो ये अवसाद जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, तो ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाते हैं, जिससे कि ये शैलें परत बना देती हैं, और इसे हम अवसादी शैल के नाम से जानते हैं। इसमें बलुआ पत्थर, रेत के दाने आते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो परत होती है इसके बीच में जीवों के अवशेष भी मिलते हैं। ठीक है। सूक्ष्म जीव जब दफन हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इन अवसादी चट्टानों में चले जाते हैं। उसके बाद में अग्न्य व अवसादी शैल उच्च ताप व दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है।
और कायांतरित शैल जो होती है उसका उदाहरण है चिकनी मिट्टी, स्लेट व चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये आग्नेय शैलें हुई, अवसादी शैलें हुई, कायांतरित शैलें हुई, ये सारी की सारी जितनी भी शैलें हैं ये हमारी पृथ्वी के नीचे हुए हैं। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया। उसके बाद में आगे देखते हैं लेसन। उसके बाद में ये शैलें हमारे लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इन शैलों से ही हमें सारे के सारे खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं। ये जितने भी स्मारक बने हैं ये बलुआ पत्थर से बने हैं। ज़्यादातर पेपर में क्या होता है, आपसे ये पूछा जाता है कि आग्नेय शैलों का उदाहरण दीजिए, ये आग्नेय शैलें कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की आपको सभी के सभी शैलों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं एक ये शैल चक्र है कि ये किस तरह से परिवर्तित होता है और किस तरह से यह अन्य रूप धारण करता है, किस तरह से ये शैलें बनती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है मैग्मा। मैग्मा जब धरातल से बाहर क्यों निकलता है, तो ये आपके सामने नलिकाएं दिख रही है, ये बाहर से आकर जब जमा हो जाता है तो ये आग्नेय शैल का रूप ले लेता है। फिर क्या होता है, ये आग्नेय शैल जब टूटती है तो टूट कर ये अवसाद बन जाता है, और अवसाद जब इकट्ठा होकर जमा हो जाता है तब ये क्या बन जाता है, अवसादी शैल। और अवसादी शैलें और आग्नेय शैलें दोनों मिलकर वापस क्रिया करते हैं और फिर ये कायांतरित शैल का रूप ले लेते हैं, और कायांतरित शैल बाद में वापस मैग्मा के रूप में बदल जाती है। क्योंकि धरातल के नीचे बहुत ज़्यादा ही तापमान होने के कारण क्या होता है कि ये ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं और नीचे धरती का जो लावा है वो बाहर आने का प्रयास करता है, जिससे कि यहाँ पे मैग्मा उठ जाता है, या हम कह सकते हैं ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में शैलें विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म व निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, और ये खनिज मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों में, औषधियों में उर्वरक के रूप में होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना आदि। तो ये सारे के सारे जितने भी खनिज होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, शैलों से मिलते हैं। तो इसके बाद में ये जो भी क्वेश्चन है आपको सारे के सारे पता होने चाहिए, आपको आंसर आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। लेसन नंबर 3 7th क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक है। तो सबसे पहला जो हमारा लाइन है वो है, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है जिसे स्थलमंडलीय प्लेटें कहते हैं। ये आपके सामने एक क्रियाकलाप दिखाया गया है। इसके बीच में बताया गया है कि ये जो मैग्मा है वो धरातल के नीचे घूमता रहता है। किस तरह से घूमता है, वृत्तीय रूप में घूमता है। अब आपको बताते हैं कि प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके आधार पर ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। अब पृथ्वी के अंदर कई तरह से बल कार्य रहते हैं, वो कौन कौन से बल होते हैं उनके बारे में देखते हैं। पृथ्वी की गतियाँ दो भागों में बांटा गया है कि एक तो अंतर्जनित बल होते हैं और एक होता है बाह्य जनित बल। अंतर्जनित बल को दो भागों में बांटा गया, एक होता है आकस्मिक बल और पटल विरूपणी बल। अब आकस्मिक बल जो होते हैं वो अचानक जब धरातल के नीचे से आकस्मिक बल पड़ता है तो क्या होता है, कभी कभी भूकंप आ जाता है जिससे दरारें आ जाती हैं पृथ्वी के अंदर, ज्वालामुखी फट जाता है, भूसंकलन होने लग जाता है, मतलब कि भूमि का टूटना कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है पटल विरूपणी बल। से क्या होता है, ये लंबे टाइम के लिए होता है पर्वत निर्माणकारी बल। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक क्षेत्र ऊंचा उठ जाता है और धीरे धीरे वह पर्वत का निर्माण कर देता है। उसके बाद में आता है बहिर्जनित बल। तो बहिर्जनित बल में क्या होता है, एक होता है अपर्दन और एक होता है निक्षेपण। अपर्दन क्या होता है, किसी भी चीज़ का टूटकर अपनी जगह पे गिर जाना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। और अपर्दन होता है जब वह चीज़ अपने आप या हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए तो उसे हम कहते हैं अपर्दन। और निक्षेपण का मतलब यह होता है कि उसका टूटकर गिर जाना और ये सारी की सारी क्रिया का होते रहना, निक्षेपण करना, इकट्ठा हो जाना भी कह सकते हैं। उसके बाद में नदी द्वारा बहता जल या अपर्दन में होता है, पवन द्वारा अपर्दन होता है। ये सारे के सारे बहिर्जनित बल हैं जिससे कि पृथ्वी के ऊपर बल डलता है। उसके बाद में देखते हैं आगे, जैसे कि आपके सामने ज्वालामुखी बना हुआ है। ज्वालामुखी से ये मेंटल से निकलती है, परपटी भूपपटी होगी, उसके बाद में ये पर्वत का निर्माण कर देती है जिसके बीच में से लावा निकलता है, पहले मैग्मा होता है। ये सारी की सारी आपको पता ही है ज्वालामुखी की प्रक्रिया किस तरह से होती है, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद में आगे देखते हैं, इसके बीच में एक
जो भूकंप आता है उसके बीच में एक उद्गम केंद्र होता है। भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ से कंपन आरंभ होता है उसको हम क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और भूस्थान पर जहाँ पे निकटतम स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। धीरे धीरे जैसे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ती है भूकंप की तीव्रता वैसे ही कम होने लग जाती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में भूकंप आता है, या हम कह सकते हैं भूकंप का जहाँ उद्गम केंद्र होता है वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हानि होती है। तो ये आपके सामने एक डायग्राम आप देख सकते हैं, ये उद्गम केंद्र और ये उद्गम केंद्र के सबसे ऊपर क्या है, अधिकेंद्र है। तो इसके आसपास जितना भी क्षेत्र होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा ही भूकंप आता है। उसके बाद में आगे देखते हैं भूकंप तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल। इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन हम पहले से ही तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। तो भूकंप जब भी आता है तो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। आपको नहीं पता तो आप ये पढ़ सकते हैं। भूकंप का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसे भूकंप लेखी कहते हैं। रिक्टर स्केल के माध्यम से इसकी तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता 2 या उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। भूकंप की तीव्रता 5 हो जाती है तो वह वस्तुएं गिरने की क्षति पहुंचा सकता है। अगर 6 या उससे अधिक हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली होता है, और अगर 7 हो जाए तो यह सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। अब भूकंप से बचने की तैयारी क्या क्या करनी चाहिए? सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान से दूर रहें। पहले से तैयार रहें। सभी को जागरूकता फैलाएं। आपदा सामना से विश्वास करें। उसके बाद में मुख्य स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में। अपक्षय और अपर्दन के कारण क्या होता है कि ये स्थलाकृतियाँ चेंज होती रहती हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन व हिम जैसे विभिन्न कारकों के द्वारा या घटकों के द्वारा क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल, ये सारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को ले जाती है, जिससे कि एक स्थान पर निक्षेपित हो जाता है। मतलब कि एक जगह का जो भाग है वो कटकर दूसरे जगह पर चला जाता है, ये होता है निक्षेपण। उसके बाद में नदी का कार्य है। अब नदी क्या करती है, अपने साथ भूमि का अपर्दन करती है, कुछ ना कुछ हिस्सा अपने साथ बहाकर ले जाती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह जलप्रपात निर्माण करती है, जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं आपके सामने है। और ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये सबसे ऊंचा है या नहीं है ये आप कमेंट करके बताएं, बाकी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में जो वेनेजुएला का एंजल प्रपात है ये सबसे ऊंचा है। उसके बाद में नियाग्रा जलप्रपात ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। उसके बाद में आगे देखते हैं, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ये सांप की आकृति की हम मान सकते हैं, विसर्प पर मोड़ बन जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये विसर्प पर लूप नदी से कट जाते हैं, एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। बाढ़ के कारण नदी के तटों से निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी मतलब कि क्या करती है, कभी भी इस तरह की स्थिति आती है तो ये अपने आसपास के जितना भी क्षेत्र होता है वहाँ की कुछ मिट्टी को अपने साथ बहाव में ले जाती है, जिससे कि यह नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और ये अनेक धाराओं में बढ़ जाता है। तो इसकी कई सारी वितरिकाएँ बन जाती हैं, जैसे कि आपको पता ही है मुख्य नदी जब चलती है तब ये कुछ ना कुछ हिस्सा तोड़ती जाती है, जिससे कि ये वितरिकाएँ बनाती रहती हैं। उसके बाद में ये बाद में डेल्टा का निर्माण भी कर देती है। कभी कभी यह अपने साथ जब भी कोई ना कोई पत्थर का टुकड़ा या मिट्टी का कुछ ना कुछ कण लेके लास्ट के अंदर क्या होता है ये सारे का सारा एक जगह पे जमा कर देती है और वहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। समुद्री तरंग के क्या कार्य होते हैं वो हम देखते हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन व निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है स्थलाकृतियाँ। समुद्री गुफाएँ बन जाती है, स्टैक बन जाता है, तटीय मेहराब बन जाता है, जिसे हम समुद्री गुफा भी कहते हैं। बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनमें केवल छत ही बचती है, बाकी की जितनी भी सतह होती है वो सारी गायब हो जाती है। अब इसमें लगातार अपर्दन होने के कारण ये छत को भी तोड़ देती है, केवल दीवारें ही बचती हैं और दीवार जैसी इस आकृति को क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। ये सारी की सारी जितनी भी क्रियाएं होती है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है किससे होता है, समुद्रीय तरंगों से होता है। उसके बाद में हिमनद का कार्य। तो हिमनद क्या होता है, हिमानी या बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। ये नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाश में मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और ये अपर्दन करती रहती है और ये गर्तों का निर्माण भी कर देती है। गर्तों का मतलब होता है खड्डों का निर्माण कर देती है। बाद में उसमें जल भर जाता है और इससे ये सुंदर झील बन जाती है।
और ये छोटे छोटे बड़े बड़े शैल, रेत व तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं, मतलब ये पर्वतों का हम कह सकते हैं निर्माण कर देते हैं। उसके बाद में पवनों का क्या कार्य होता है, तो आपको पता है कि राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल है, वहाँ पे क्या होता है कि ये पवनें चलती हैं तो ये स्थलाकृतियों का निर्माण बनाती हैं। और ये मिट्टी की जितने भी सारी होती है, इन सभी को हम मिट्टी का बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। इन्हें बालू के टिब्बों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, हम पढ़ लेते हैं एक बार। रेगिस्तान में आप छत्रक आकार के शैल देखते होते हैं, इन्हें छत्रक शैल कहते हैं, ठीक है। कोई भी छतरी के आकार का आपको पहाड़ी दिखाई देती है उसको हम छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग के अपेक्षा निचले भाग को यह आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण व शीर्ष विस्तृत होते हैं। इनके शीर्ष बड़े होते हैं, मतलब कि ऊपर का जो हिस्सा होता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है और इनको बालू के टिब्बे कहा जाता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ये बालू के जो कण होते हैं ये महीन व हल्के होते हैं, जो कि हवा के माध्यम से उड़ जाते हैं। और ये बालू का कण विस्तृत क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाते हैं और इन्हें लोहस कहा जाता है। चीन में विशाल लोहस निक्षेप मिलते हैं, ठीक है। ये मिट्टी की जितनी भी स्थलाकृति हैं इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। कुछ जैसे कि अनुप्रस्थ देद्रिया हो गया, अनुप्रस्थ हो गया, अनुदेद्रिया हो गया, तारा आकार के हो गए, ये सारे के सारे बालू का स्तूपों के प्रकार हैं। उसके अलावा भी और बहुत होते हैं। उसके बाद में ये अभ्यास प्रश्न है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अपर्दन के बारे में आपको बता दिया क्या होता है, बालू टिब्बा क्या होता है ये भी बताया। अब इनमें से जितने भी क्वेश्चन हैं, छत्रक शैलें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती होंगी, रेगिस्तान में। चाप झील यहाँ पाई जाती है। चाप झील कहाँ मिलेगी आप बता सकते हैं, नदियों में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में और देखते हैं, जैसे कि मिलान करें, अगर ये आपको मिलान करें आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको हम सिखा सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपके लिए वीडियोस डेली प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके साथ साथ अगर आपको और भी किसी लेसन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या सब्जेक्ट से रिलेटेड तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।